के महासंग्राम में पीएम की पहली रैली। बिजनौर में पीएम मोदी की हुंकार। मोदी देंगे विजय मंत्र। पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश। सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ी कवरेज। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हम बात कर रहे हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है। इन सब के बीच पीएम मोदी आज बिजनौर में ही रैली कर रहे हैं और बिजनौर का गणित समझना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। पहले देखिए बिजनौर को ही क्यों चुना गया है पीएम की इस रैली के लिए। वैसे दूसरे चरण में यहां पर मतदान होना है, लेकिन बिजनौर को विशेष तौर पर चुना गया। पश्चिमी यूपी की जब हम बात करते हैं, बिजनौर की अपनी कहानियां है। मायावती भी यहां से चुनाव लड़कर संसद पहुंची थी। अगर मोटा मोटा आप समझे तो 45% मुसलमान, 55% हिंदू जो है इस सीट पर माने जाते हैं। बिजनौर के वर्धमान कॉलेज में पीएम की ये रैली होने वाली है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर बीजेपी ने इसकी तैयारी की हुई है और सियासी गणित भी इसका समझना बहुत जरूरी है। तो सीएम योगी भी रैली में मौजूद रहेंगे। बीजेपी की ये कोशिश है इस रैली के जरिए एक संदेश दिया जाए। कोविड की वजह से इस तरह से रैलियां नहीं हो पा रही थी, लिहाजा इस रैली में पूरी ताकत झोंकी गई है पार्टी की तरफ से। प्रधानमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, बड़े नेता रहेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो तभी अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के एलईडी स्क्रीन बाकायदा लगाई गई हैं। तो 11:30 बजे वर्धमान कॉलेज में ये रैली होनी है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। चाक चौबंद इंतजाम है। तो पीएम की जनसभा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और यहां से प्रधानमंत्री जीत का मंत्र देंगे। बहुत जरूरी होगा सुनना उन्हें कि वो क्या कहेंगे इस रैली के जरिए। विपक्ष को लेकर क्या प्रहार वो करेंगे और क्या विजन के साथ वो मैदान में है। तो बिजनौर में पीएम की रैली और सियासी गणित को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिजनौर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे और बिजनौर में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, जो हमने आपको शुरुआत में जानकारी भी दी। 14 फरवरी को यहां पर वोटिंग होनी है दूसरे चरण में, यानी कि दूसरे फेज में। उसके बाद बिजनौर से पूरे पश्चिमी यूपी को संदेश दिया जाएगा, जिसका शुरुआत में भी मैंने जिक्र किया। मोदी मंत्र से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। इसे आप ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब कोई इस तरह की रैली होती है तो आखिर में बहुत फर्क पड़ता है मतदाताओं के मिजाज का, जब हम जिक्र करते हैं उन पर। तो ये एक कोशिश हो रही है और मोटा मोटा जो समीकरण मैंने आपको बताया वो आप इसको बखूबी समझ सकते हैं। 55% अगर आप दो चश्मे से देखें कि हिंदू आबादी और 45% मुस्लिम आबादी इस बिजनौर सीट पर बहुत महत्वपूर्ण। फिर आसपास में मुजफ्फरनगर, मेरठ और उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। बिजनौर से हमारे साथ हमारे एक पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार इस पूरी रैली का जायजा लिया। हमारे साथ हमारी सहयोगी जो है वो जुड़ी हुई हैं। आस्था कौशिक हमारे साथ हैं और संकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आस्था, बिजनौर को ही क्यों चुना, सवाल सबसे बड़ा ये, इस पर बात करेंगे। एक बार तैयारियां जरा दिखाइएगा, किस तरह से तैयारियां की गई हैं इस रैली के लिए। जीनत, जबरदस्त तरीके से तैयारियां की गई हैं और मैं आपको बता दूं कि बिजनौर में इस वक्त काफी कोहरा है और मौसम विभाग का जो अनुमान है वो भी सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों पर काफी ठंड और कोहरे का अनुमान लगाया गया था और इसीलिए कयास अब तेज है कि 11:30 बजे जो रैली होने वाली थी, इस कोहरे के चलते कहीं उसके समय में बदलाव ना हो जाए। लेकिन तैयारी जबरदस्त है। मेरे ठीक पीछे वो मंच है, मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन से वो दिखाएं कि ये वो मंच है जहां से प्रधानमंत्री मोदी आज भाषण देंगे और ये भाषण बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिजनौर से कही गई एक एक बात, बिजनौर से साधा गया एक एक निशाना मैसेज होगा न सिर्फ पूरे यूपी, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। बिजनौर में मैं आपको बता दूं कि 8 विधानसभा सीटें, जिनमें से 2017 में 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार यहां पर फाइट काफी टक्कर की मानी जा रही है, क्योंकि सामने है गठबंधन, सपा और रालोद का गठबंधन, उससे कड़ी टक्कर इस बार मिलने जा रही है, जानकार ये भी मान रहे हैं। तो ऐसे में प्रचार में पूरी जान भाजपा की तरफ से भी झोंकी गई है, क्योंकि बिजनौर एक ऐसी जगह है जहां मुस्लिम आबादी बड़े तादाद में है। लगभग 45% यहां मुस्लिम आबादी है और 55% हिंदू आबादी है। हिंदू आबादी संगठित आबादी, यदि जातियों में ना बटे तो। लेकिन जो दल है वो अपनी अपनी जातिगत समीकरण भी बिठाते हैं, बयान भी देते हैं, राजनीति भी करते हैं।
तो ऐसे में भाजपा राष्ट्रवाद की अलग जगह के, दंगों का दर्द याद दिलाकर और सुरक्षा, अपराध और माफियावाद पर कसे शिकंजे की गारंटी देकर पश्चिमी यूपी को साधने में जुटी है। तो दूसरी तरफ सपा और रालोद का गठबंधन है, जिससे इस बार महत्वपूर्ण और कड़ी टक्कर भाजपा को मिलने जा रही है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये चुनाव धर्म के लिहाज से हो रहा है या जातियों के, क्योंकि फिर बहुत फर्क हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस वजह से आपको धर्म के हिसाब से जो जानकारी हम दे रहे थे कि आबादी किस तरह से, अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और यही बारीक जो रेखा है वो बहुत कुछ तय करेगी। अनामिका, जैसे हम सुबह भी जिक्र कर रहे थे, न सिर्फ प्रधानमंत्री इस मंच पर रहेंगे, तमाम बड़े नेता, बल्कि अलग अलग विधानसभाओं में भी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई है। 6000 से ज्यादा पन्ना प्रमुखों की बात करें, बूथ अध्यक्षों की बात करें, तो कोशिश तो यह है कि पश्चिम से पूरब तक संदेश प्रधानमंत्री की इस रैली के जरिए जाए। और देखिए, पीएम मोदी का हर संबोधन काफी महत्वपूर्ण होता है संदेश देने के लिए अलग अलग जातियों में, धर्म में। लेकिन चूंकि बात जब बिजनौर की करते हैं हम, वेस्ट यूपी की करते हैं हम, तो बात करना होगा हमें इसके लिए कि फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव में जिन जिन जिलों में वोटिंग होनी है, उन जिलों में जो शक्ति केंद्र है बीजेपी के, वहां पर एलईडी स्क्रीन के जरिए प्रयास ये होगा कि वैसे तो यहाँ पे कम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। देखिए, मेरे पीछे तस्वीर देखिए आप कि हमने आप तौर पर जितनी रैलियां देखी है पीएम मोदी की, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा ग्राउंड तलाशा गया है, ये वर्धमान ग्राउंड है जो ये। इसके पहले हमने देखा है कि बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं जहां पे 1.5 से 2 लाख के लोग संख्या में लोग आते हैं पीएम मोदी को सुनने के लिए, तो प्रयास ये है कि यहां पर तो कार्यकर्ता कम से कम संख्या में आए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो सके। लेकिन इसी के जरिए प्रयास होगा कि जो संबोधन पीएम मोदी का हो, उसका संदेश चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण, कई मायनों में महत्वपूर्ण हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए, बिजनौर के लिए। इसके बाद पीएम मोदी यहां पे आपको 11:20 पर नजर आएंगे। और बिजनौर की अगर बात की जाए, वेस्ट यूपी की बात की जाए, तो बहुत सारे मुद्दे हमने देखा है कि यहां पर सियासी बयानबाजी भी हमने देखी है, जन्ना गन्ना भी देखा है और अब गर्मी चर्बी भी देख रहे हैं। ये सारे मुद्दे चुनावी लिहाज से कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं से लेकर के जो वोटर होते हैं इन बयानबाजियों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। क्योंकि अगर वेस्ट यूपी की बात कर ली जाए, गन्ना भी इंपॉर्टेंट है, जन्ना भी इंपॉर्टेंट है, गर्मी भी इंपॉर्टेंट है, चर्बी भी इंपॉर्टेंट है। और जो बड़े बड़े नेता जब ऐसे बयान देते हैं तो कार्यकर्ता भी सोचते हैं कि भाई उनके लिए कौन क्या करने वाला है और कौन से नेता के लिए उनके जहन में क्या चल रहा है। तो पीएम मोदी का इस नाते आज का जो महत्वपूर्ण संबोधन होगा वो कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पीएम मोदी आज काफी लंबे टाइम के बाद फिजिकली लोगों के सामने मौजूद होंगे। जो कार्यकर्ता यहां पर आएंगे वो उनको सामने देख पाएंगे, मैं आपके पास आती हूं। आस्था भी हमारे साथ हैं। आस्था, महात्मा विदुर की धरती का जब हम जिक्र करते हैं बिजनौर, ये यहाँ का जो वोटर है माना जाता है फ्लोटिंग वोटर है। वो बीएसपी पे 2007 में मेहरबान हुआ, फिर एसपी पे मेहरबान हुआ, फिर 2017 में बीजेपी पे भी मेहरबान हुआ, और फिर किसान आंदोलन के बाद से ये वोटर काफी चुनौतियां खड़ा कर रहा है। जी हाँ, ना सिर्फ बिजनौर के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जा सकती है, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीनत तकरीबन यही स्थिति है कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद जो लोग लौटे हैं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोग लौटे हैं, बहुत सारे किसान संगठन ऐसे हैं तो वो अभी भी कृषि कानूनों की नाराजगी को लेकर घूम रहे हैं और गांव-गांव तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर सपा और रालोद, उन सभी संगठनों को साधने में जुटी हैं, उनके साथ मिलकर एक बड़ा जो है मुकाबला खड़ा करना चाहती है भाजपा के खिलाफ। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए आज ट्वीट भी किया है, लखनऊ छोड़ने से पहले उन्होंने बिजनौर को ही लेकर ट्वीट किया है। मैं पढ़ देती हूं। उन्होंने कहा है कि बिजनौर को डार्क जोन में डाल दिया था पिछली सरकारों ने, सोची समझी साजिश के तहत किसानों को नलकूप कनेक्शन नहीं जारी किए जा रहे थे। मतलब यहाँ के लोकल मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष पर प्रहार किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यहाँ पर 8 चीनी मिले हैं और उसी के लिए मुख्यमंत्री लिख रहे हैं कि औने पौने दाम पर चीनी मिलें बेच दी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। डबल इंजन की भाजपा सरकार में बिजनौर प्रकाशमान हो रहा है। तो मतलब यहाँ के लोकल मुद्दों को उठाते हुए जातिगत और धार्मिक समीकरणों को साधते हुए यहाँ पर मुकाबला लड़ा जा रहा है, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या सपा और रालोद की तरफ से हो। आपने जिक्र किया बीएसपी का, तो बिजनौर में 2 लोकसभा सीटें हैं और वो दोनों ही लोकसभा सीटों पर बीएसपी का कब्जा है, क्योंकि यहाँ पर दलित वोटर जो है वो बड़ी तादाद में रहता है। और बसपा ये मान करके चल रही है कि हमारा वोटर जो है वो साइलेंट वोटर है, वो एक मुश्त बहन जी की तरफ ही जाता है, इसीलिए वो काफी आश्वस्त दिख रही है बिजनौर को लेकर। कांग्रेस में काफी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि 2017 में यहाँ की 8 सीटों में से 1 सीट पर भाजपा के प्रत्याशी को मात्र 10,000 के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी ने हराया था। और सीए के प्रोटेस्ट के बाद जो जिन नौजवानों की मृत्यु हुई थी उनके घर तक प्रियंका गांधी गई थी, तो इसीलिए कांग्रेस भी इसको लेकर मैदान में है। मतलब कुल मिलाकर अपने अपने वोट बैंक को साधकर अपने अपने किस्म से ध्रुवीकरण हर कोई करने की कोशिश कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ मंच पर आएंगे तो देखना होगा कि क्या वो किसानों को लेकर कहते हैं,
क्या वो जाटों को लेकर कहते हैं? क्योंकि अभी तक की ये जो लड़ाई है उसमें अगर हम बयानबाजी को देखें तो इसको ये कहा जा रहा है कि ये फसादवाद वर्सेस विकासवाद की लड़ाई है, दंगाइयों की गर्मी निकालने की बात कही गई। तो उसको लेकर भी लगातार जो बयानबाजी है वो हीट बढ़ा रही है और आज मंच से हमें देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या ठीक। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस भी क्षेत्र में रैली या कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ ट्वीट करते हैं, जिसका भी आपने जिक्र किया। अनामिका, मेरठ और मुजफ्फरनगर से लगता हुआ ये जिला, उसके बाद उत्तराखंड का भी कुछ हिस्सा लगता है। संदेश न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, बल्कि उत्तराखंड तक भी देने की कोशिश होगी। शुरू हो जाता है और उत्तराखंड एक ऐसी जगह और एक ऐसा इलाका जहां पे पीएम मोदी, जिनकी आस्था भी बहुत जुड़ी हुई देवभूमि के साथ, वो जब भी वहां पर जाते हैं तो देखा है हमने कि किस तरीके से पीएम मोदी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और उत्तराखंड में चूंकि चुनाव 70 सीटों की लड़ाई है वहां पर, तो पीएम मोदी को संदेश वहां तक भेजना भी है। सिर्फ मेरठ मुजफ्फरनगर की बात अगर छोड़ दी जाए तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान बड़ा मुद्दा रहा हमेशा से ही उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। और हमने देखा भी है कि हर पार्टी के घोषणा पत्र में गन्ना किसानों का मुद्दा हमेशा से ही प्रायोरिटी पर रखा गया है। इसके अलावा पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा, साथ ही साथ चीनी मिल जो हमेशा से दिखा जाता है कि काफी लॉस में है, बहुत नुकसान झेल रहे हैं। जी जी, वक्त की थोड़ी बंदिश है, लेकिन इस रैली के जरिए न सिर्फ पश्चिमी यूपी, न सिर्फ किसान, बल्कि पूर्वांचल तक और उत्तराखंड तक भी संदेश देने की कोशिश हो रही है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 45 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इसमें बलिया नगर से दयाशंकर सिंह, पडरौना से मनीष जायसवाल और अमेठी से संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सुल्तानपुर से विनोद सिंह, इलाहाबाद उत्तर से हर्ष वाजपेयी को टिकट दिया गया है। बाराबंकी से डॉक्टर रामकुमारी मौर्य, कोरांव से राजमणि कौल, टांडा से कपिल देव वर्मा को मैदान में उतारा गया है। वहीं अलावपुर से त्रिवेणी राम, अकबरपुर से धर्मराज निषाद, पडरौना से मनीष जायसवाल, सलेमपुर से विजयलक्ष्मी गौतम, फूलपुर पवई से राम सूरत राजभर, घोसी से विजय राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है। और संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, टिकट आ गई लेकिन टिकट में सुरेंद्र सिंह का नाम नहीं आया, वो ताल ठोक रहे हैं, निर्दलीय लड़ेंगे, एक चुनौती भी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बैरिया के विधायक रहे सुरेंद्र सिंह, और सुरेंद्र सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के सामने उनके बयानों की वजह से मुश्किलें खड़ी होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट के वितरण में खास इस बात को ध्यान रखा है कि कोई विवादित चेहरा सामने ना आए, साफ सुथरी छवि के लोग सामने आए और वो जिताऊ उम्मीदवार हो और जिसके क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण एकदम फिट बैठते हों। यही वो वजह है कि इन 45 जो उम्मीदवारों की सूची है, इसमें 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वहीं राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला की सीट बदली गई है। और यही नहीं, जो पिछले दिनों दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी सरकार में वो मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे मधुबन से, उनकी सीट पर फागू सिंह चौहान जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उस सीट पर भी दारा सिंह चौहान को घेरने की भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ अमेठी से गरिमा सिंह का टिकट काट दिया गया है और वहां से उनके पति अमेठी से संजय सिंह को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर सीट पर जो सर्वे रिपोर्ट है और जो संकेत दयाशंकर सिंह की टिकट यूं तो तय मानी जा रही थी बलिया से, और वो यहां पर नजर आया, पत्नी स्वाति सिंह का टिकट कटा। तो ये जो समीकरण बिठाया गया, जरा ये भी समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सरोजनी नगर की जो सीट थी उस पर अगर हम 2017 से पहले बात करें तो 2017 के चुनाव में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि अचानक से दयाशंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ एक विवादित बयान दिया और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ बसपा ने इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाया और ये 2017 से पहले का घटनाक्रम था। उसी दौरान बयान नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि बसपा में वो थे, उनका एक बयान आता है दयाशंकर सिंह के परिवार को लेके, उनके बच्चों को लेके। उसके बाद से स्वाति सिंह चर्चा में आई और स्वाति सिंह, दयाशंकर सिंह को जरूर भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन स्वाति सिंह को सरोजनी नगर विधानसभा से टिकट दे दिया गया। उसी दौरान दयाशंकर सिंह को टिकट की उम्मीदवारी थी, वो टिकट मांग रहे थे सरोजनी नगर सीट से, लेकिन नहीं मिला। इस बार भी दोनों पति पत्नी में सरोजनी नगर सीट को लेकर आपस में तनातनी थी और दोनों दावा ठोक रहे थे सरोजनी नगर सीट को लेकर। इन दोनों के विवाद में राजेश्वर सिंह को टिकट दे दिया गया और वहीं दूसरी तरफ स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया। दयाशंकर सिंह को अब बलिया सदर से उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्कुल, और अब जो है सुरेंद्र सिंह नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। टिकटों के बाद इस तरह के विवाद वैसे आम ही होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।